नमस्कार। सबसे पहले हमारे वीर जवानों ने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्हें हम सत सत नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी परिवार को ताकत दे। अब दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर भारत के संप्रभुता पे हमला होता है तो हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही ताकतवर कंट्री क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, सवाल काफी उठ रहा है। जब गलवान वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा था, शांति वार्ता शुरू हो चुकी थी 6 जून के मीटिंग के बाद ही, तो ये कैसे हो गया? और हथियार यूज नहीं हुआ उसके बावजूद इतने जवानों की मृत्यु कैसे होती है और हथियार यूज क्यों नहीं होता है वहां पे? अब दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको और ये भी बताऊंगा कि एस्केलेशन इसके आगे क्या होने वाला है और क्या लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने चैनल वीर चरित को और जरूरी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। 1967 में नाथुला सेक्टर सिक्किम में ऐसी वायलेंट अटैक हुई थी जहां पे हमने अपने 88 जवान खोए थे और चाइना की तरफ से 300 जवान मारे गए थे। उसके बाद 1975 में भी हुआ था जब पेट्रोलिंग करते वक्त असम राइफल्स के जवानों को चाइनीज आर्मी ने मार दिया था। लेकिन दोस्तों, लद्दाख रीजन में 1962 के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप सोच सकते हैं ये कितना सीरियस है। 50 सालों के बाद ऐसा कुछ हो रहा है लद्दाख रीजन में, और वो भी इतने बड़े स्केल पे कि अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 63 जवान दोनों ही की तरफ से मारे गए हैं और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। दोस्तों, गलवान वैली में सोमवार रात में आपको पता है डिस्प्यूट जो एरिया था 6 जून के बातचीत के बाद ये डिसाइड हुआ था कि 1 किलोमीटर दोनों ही आर्मी उस डिस्प्यूटेड एरिया के पीछे आ जाएंगे। तो जब कर्नल बाबू अपने कुछ जवानों के साथ वहां पे रेकी करने गए कि क्या चाइनीज आर्मी भी पीछे जा रही है, तो उन्होंने पाया कि वो तो टेंट लगे हुए थे, वो तो पीछे ही नहीं जा रहे थे। अब दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि टेंट वो लगे हुए थे और डिसाइड तो ये हुआ था ना कि पीछे जाना है। आप तो पहली बार पीछे नहीं गए। उसके बाद जब वहां पे कर्नल साहब गए उसके बाद उन्होंने हमला शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज आर्मी ने स्टार्टिंग किया और उनके पास पहले से ही वहां पे हथियार तो यूज नहीं हो सकते 1996 के ट्रीटी के बाद। तो वो क्या करते हैं कि डंडे लेते हैं, उसमें नोकीले तार उन्होंने बांध के रखा हुआ था, नोकीले पत्थर थे उनके पास और डंडे थे, तो उससे उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जो गलवान वैली है वो माइनस टेम्परेचर रहता है वहां पे, और वहां की जो रिवर है, जो नदी है वहां पे आर्मी को ढकेल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले नोकीले तारों से मारा गया, उसके बाद वहां उन्हें ढकेल दिया गया था। आप सोच सकते हैं चोट लगी हुई है आपको हाथ में और आपको बर्फ की सिल्ली में फेंक दिया जाए और वहां पे भी आप पत्थर की ठोकरें खाते रहेंगे तो बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद हमारी आर्मी के, बिहार रेजिमेंट के, उन्होंने डट के मुकाबला किया और 43 जवान चाइनीज आर्मी के भी मारे गए और वो वहां पे बटालियन के साइज में थे। दोस्तों, वो लोग पहले से प्री प्लान था, मैंने जैसे बोला, तो वो पहले से ही अपना पूरा फोर्स लेके वहां पे खड़े थे। उसके बाद फिर मंगलवार को दोनों ही तरफ के मेजर जनरल वहां पे गए और उसके बाद डिसीजन हुआ कि दोनों ही तरफ अपने अपने बॉडीज को रिकवर कर लेंगे और इंजर्ड सोल्जर्स को हॉस्पिटल में रखा गया। लेकिन मीडिया पे ये भी नहीं आ रहा कि कुछ हमारे जवान अभी भी लापता है और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो चाइना के ही कब्जे में है। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन जब डी एस्केलेशन हो रहा था तो ये घटना हो गई कैसे और अभी क्या होने वाला है? दोस्तों, अब जो स्ट्रेटजी है ना, पहली बात तो आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया। जी दोस्तों, इमरजेंसी पावर्स दे दी गई है। ये बहुत ही कम गवर्नमेंट ने आगे भी किया है, लेकिन पहले भी इसे करना चाहिए था। हमने बहुत बार ऐसा पहले नहीं किया। अब हमारी कंट्री पीछे कहां छूटती है पता है? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से और हमारे गवर्नमेंट में जो प्रेशर बिल्ड करते हैं ना हम लोग पब्लिक, उससे। क्यों? क्योंकि अगर उग्र राष्ट्रवाद हम में पैदा हो जाता है ना तो गवर्नमेंट के लिए पीस मेंटेन करना या फिर कुछ भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो हमारी कंट्री में एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान की कमी है। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा कुछ होता है ना बॉर्डर पे, जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई दूसरी कंट्री होती है, तो बहुत से देश में, चाइना में भी, वहां पे
मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है और बॉर्डर पे फ्री हैंड उनको मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में हमारे पार्लियामेंट ने ये पास ही नहीं किया और ये पास भी पार्लियामेंट नहीं करेगा। लेकिन हमारे अपोजिशंस के लीडर क्या करते हैं, वो सबूत मांगने लग जाते हैं। अब दोस्तों, आर्मी का जो मोरल होता है उससे गिरता ही है, साथ ही साथ जो आर्मी होती है ना, वो अपने आप को वीक फील करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं है। प्लस और सरकार जो भी गवर्नमेंट हो, यूपीए या फिर एनडीए, वो छुपाना चाहती है कि चाइनीज आर्मी कितने अंदर आ चुके हैं, चाहे वो 2013 हो, 2017 हो। 2017 में तो हमने बाखूबी उसे मेंटेन कर लिया था, और चाहे ये 2020 की घटना हो, पहले से भी ऐसा होता है। क्यों? और गवर्नमेंट क्यों छुपाती है? क्योंकि ऑपोजिशन फिर खड़े हो जाएगी, फिर हम आम पब्लिक भी प्रेशर बनाने लगेंगे कि हमला करें। अब दोस्तों, इसी वजह से ना आर्मी कभी कभी अपने आप को कमजोर पाती है उन आर्मी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई सटीक प्लान ही नहीं है और आर्मी के हाथ में पूरा पावर आप देंगे नहीं, तो कैसे होगा? और ये दोनों ही गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा नहीं है कि कोई एनडीए कर रहा है या फिर यूपीए कर रहा है। उसके बाद ऑपोजिशन का सबूत, उसकी तो क्या ही बात बोलूं मैं। आप सबूत मांग रहे, कम ऑन, सबूत आप किससे मांग रहे हैं? आर्मी वहां पे जाएगी और मार के आएगी, उसके बाद आप सबूत मांगते हैं, उसके बाद ट्वीट्स आते रहते हैं। और ये भी गलत है, जब आर्मी का कोई एक्शन होता है और वो सक्सेसफुल होता है ना, तो पॉलिटिकल गेन के लिए आप अगर यूज करें तो वो भी गलत होता है। अब दोस्तों, ये तो रही पॉलिटिक्स की बात, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब हमारी हिपोक्रेसी देखिए, 10 से 15% डिस्काउंट वाले चाइनीज प्रोडक्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए? बदला चाहिए, और बदला की आर्मी जाके मार दे और हम और जवानों को हमारे खो दे। क्या देशभक्ति है हम में? हमारी राष्ट्रभक्ति कहां निकलती है? टिकटॉक पे। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक पे हम दिखाते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं और हम अपने जवानों के शहादत पे, उनके सर्वोच्च बलिदान पे कितने दुखी है। सलाम है आपके ऐसे देशभक्ति पे। अब दोस्तों, उसी टिकटॉक से उसी कंट्री को पैसा जा रहा है और वही हमारे सोल्जर्स को मार रहे हैं, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? आज ही इंटेलिजेंस यूनिट ने 52 एप्स जो चाइनीज हैं उन्हें लिस्ट डाउन किया है कि वो सभी को इंस्टॉल कर देना, अनस्टॉल कर देना चाहिए। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी ना करेंगे, हमें तो बस बदला चाहिए और हम उसके लिए थोड़ी ना कुछ करना चाहिए। आर्मी है, आर्मी संभाल लेगी। ऐसे नहीं चलता देश, हमें खुद भी आगे आना पड़ता है। मुझे भी पता है कि चाइना को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा हम अगर एप्स अनस्टॉल करें और 1-1.5 साल में मोबाइल्स हम बनाने अपने शुरू कर दे, लेकिन फर्क पड़ता है। और ये सिर्फ उनका ही लॉस नहीं, हमारा हर तरीके से फायदा है। अब मैं बिजनेस मॉड्यूल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स कम होनी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट जो सो कॉल्ड है, 2-3 पहले तक आप डिप्रेशन एक्सपर्ट थे, अब डिफेंस एक्सपर्ट बन गए हैं, आप एक्सपर्ट ना बने। आर्मी कैपेबल है और हमारी पॉलिसी कैपेबल है कि हम टैकल कर लेंगे। और दोस्तों, गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि चाइना की जो टारगेट है ना, वो है तिब्बत। और तिब्बत, पहली बात तो तिब्बत जब बना था तो हमने अपोज ही नहीं किया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि 1949 में अगर तिब्बत को हम अपोज करते ना, तो वो शांति प्रिय देश था। चाइना ने जब कब्जा किया तो हमने मान लिया, और उसके बाद तो इंटरनेशनल पॉलिसीज पूरी चेंज ही हो गई। और दलाई लामा हमारे यहाँ इतने सालों से है, लेकिन हमने उसे यूज नहीं किया। दलाई लामा को तिब्बत के सारे लोग अपना लीडर मानते हैं, लेकिन हमने बखूबी तरीके से उन्हें कभी इंटरनेशनल पॉलिसी में यूज ही नहीं किया, क्योंकि हम डरते रहे हैं कि चाइना हम पे हमला कर सकती है या फिर वो एग्रेसिव हो जाएगी। लेकिन किस बात का डर? आज देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट आगे चल के इस पे अप्रोप्रिएट प्लान बनाएगी। और नेपाल के साथ जो हमारा सिचुएशन डिरेल हो रहा है, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पारित कर दिया उस काला पानी एरिया को डिस्प्यूटेड जो वो अपना बता रहे हैं उसे लेके। तो हमें नेपाल को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भूटान को देखिए आप, भूटान कभी चाइना की तरफ नहीं गया और चाइना एंट्री भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भूटान के साथ जो पॉलिसी थी ना फ्रेंडशिप की, वो हमने बदल ली थी 2007 में। लेकिन नेपाल के साथ हमने क्या किया था? हम इग्नोर कर रहे थे। हाँ दोस्तों, हमारी गलती है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रेंडशिप पॉलिसी थी ना, वो नेपाल के प्रधानमंत्री और हमारे एम्बेसडर ने साइन किया था। तो उन्हें, अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्हें दुख होता है कि
यहाँ पे तो नेपाल को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारी ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन उन्हें फील हो रहा है। तो प्रधानमंत्री लेवल पे ये बात होनी चाहिए और मैं बिलीव करता हूं कि हम इसे भी टैकल कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।